दिल चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी दोस्ती यारी को समर्पित फिल्में बॉलीवुड समय समय पर लाता रहा है, मगर सूरज बड़जात्या अगर दोस्ती पर कोई फिल्म लेकर आए हैं तो जाहिर है कि उनमें उनका अंदाज जरूर नजर आएगा। ऊंचाई भी दोस्ती पर ही एक खूबसूरत फिल्म है, लेकिन यहाँ स्टोरी यूथ की नहीं बल्कि यहाँ उम्र के अंतिम चढ़ाव में पहुँच चुके चार बुजुर्ग दोस्तों की है, उनकी फ्रेंडशिप का सेलिब्रेशन है। ऊंचाई ऐसे चार दोस्तों की इमोशन जर्नी है जो इस बात पर प्रकाश डालती है और साथ ही यह भी बताती है कि कोई भी काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में कल कभी नहीं आता। इसलिए तो कहा गया है कि दोस्ती का रिश्ता सब रिश्तों से सबसे ऊंचा होता है और इस रिश्ते की खूबसूरती को फिल्मकार सूरज बड़जात्या ने चार दोस्तों के अनकंडीशनल दोस्ती के जरिए जो ऊंचाई प्रदान की है वो अपने आप में दिल को छू जाती है। तो ऊंचाई मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है महानायक अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग से और वो कहते हैं कि सुना है कि एवरेस्ट में हर सवाल का जवाब मिलता है, देखना ये है कि यहाँ हमें अपने कितने सवालों का जवाब मिलता है। दरअसल वो लोग यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं और अपने एक दोस्त का वादा पूरा करने के लिए भी। जिसके बाद कहानी 2 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम जावेद नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसका कपड़े का कारोबार है और हाल ही में उसे पता चला है कि उसके दोस्त भूपेन का आज बर्थडे है, इसलिए आज रात पार्टी होने वाली है। इसलिए जावेद बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और यहीं पर हम जावेद की बीवी सबाना को भी देख पाते हैं और जावेद और उसकी पतिव्रता पत्नी सबाना के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। उनकी एक शादीशुदा बेटी हीवा भी है जो कि कानपुर में रहती है, लेकिन वहाँ पर उनका जाना बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब आगे हम ओम को देखते हैं और ओम की अपनी किताबों की एक दुकान है जिसे वो किसी भी कीमत पर मॉल बनने वालों को नहीं बेचना चाहता है, लेकिन उसका बेटा सिद्धार्थ इस दुकान को मॉल वालों को ही बेचना चाहता है क्योंकि मॉल वालों से उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि 26 साल पहले ओम की पत्नी का देहांत हो चुका है, इसलिए उसके घर में सिद्धार्थ और उसकी पत्नी और ओम ही रहते हैं। और फिर महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है और फिल्म में भी उनका नाम अमित ही है। अमित सोशल मीडिया और यूथ के बीच में काफी सेलिब्रेटेड राइटर है, मगर उसकी असल जिंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जो उसने अपनी इमेज के कारण छिपा कर रखे हैं, जो कि हमें आगे पता चलेंगे। और फिर आखिर में भूपेन को दिखाया जाता है जिसका कि आज जन्मदिन है। भूपेन एक क्लब का न केवल ऑनर बल्कि शेफ भी है। भूपेन एक लंबे समय से अपने दोस्तों को अपनी जन्मभूमि नेपाल की पहाड़ी पर ले जाना चाहता है, हालांकि अक्सर दोस्त टालते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो ठीक ढंग से चल तो पाते हैं नहीं, वो पहाड़ियों को कैसे चढ़ पाएंगे क्योंकि उन सभी की उम्र 70 के आसपास की है। ये चारों लंगोटिया यार होते हैं, हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और आज भूपेन का जन्मदिन भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब रात में ये चारों काफी मात्रा में शराब पी लेते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं और शराब पीने के बावजूद भूपेन नेपाल जाने की ही बात कर रहा होता है। अब सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और जब भूपेन और अमित रास्ते में होते हैं तो यहाँ पर भूपेन अमित से कहता है कि तुम्हारी लिखी गई किताबों में सच्चाई नहीं झलकती, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बुक राइटर किताबों को बेच रहा हो। जिस पर अमित कहता है कि सच्चाई लिखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन फिलहाल तो वो यही लिखेगा। सभी ने पिछली रात पार्टी में काफी एंजॉय किया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो भूपेन को आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि सुबह होते ही उसकी हार्ट अटैक से अचानक मौत हो जाती है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं और टूट जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि भूपेन के घर वालों को बुला लो, लेकिन यहाँ पर अमित जी उनसे कहते हैं कि भूपेन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जो भी है हम ही हैं। ना तो उसके माता पिता है और ना ही उसने शादी की है। जो दोस्त एक दिन पहले तक एवरेस्ट जाने का प्लान बना रहे होते हैं, उन्हें क्या मालूम था कि उनका दोस्त अचानक ही उन्हें छोड़कर चला जाएगा। जिसके बाद भूपेन का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और फिर ये तीनों दोस्त अफसोस करते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा भूपेन के सपनों को हमेशा कल पर ही टाला था। और इन सब में अमित को सबसे ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि जब वो भूपेन के कमरे में गया था तो उसके हाथ को चीजें लगती है और यहाँ पर अमित को पता चलता है कि भूपेन ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि इन्हें एवरेस्ट जाना है और यहाँ तक कि उसने तो एवरेस्ट जाने के पासेस भी ले लिए थे। तो अब यहाँ पर अमित डिसाइड करता है कि वो लोग भूपेन का सपना पूरा करेंगे और उसकी अस्थियों को नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर ही विसर्जित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जावेद और ओम उसकी बात से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी उम्र 70 के आसपास है और अगर वो पहाड़ी चढ़े तो जरूर वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। इस बात से ओम भी एग्री करता है, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि भूपेन का ये आखिरी सपना है तो वो लोग मान जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जावेद सबाना को कैसे मनाए, क्योंकि सबाना तो जावेद को माउंट एवरेस्ट तक नहीं जाने देगी, क्योंकि सबाना को जावेद की कंडीशन मालूम है और सबाना और जावेद कभी भी अलग नहीं रहे हैं। इसलिए अमित सबाना के पास जाता है और सबाना से कहता है कि वो भूपेन की अस्थियों को काठमांडू ले जाना चाहते हैं
यहाँ पर अमित ने उसने ये नहीं कहा था कि वो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं। साथ ही अमित उससे ये कहता है कि रास्ते में वो उसे कानपुर यानी कि उसकी बेटी हीवा के घर छोड़ देंगे, जहाँ पर उनका जाना आना कम ही होता है। इसलिए सवाना तुरंत ही मान जाती है। अब आगे हम श्रद्धा गुप्ता को देखते हैं, जो कि इनकी टूर गाइड थी और श्रद्धा इस ट्रैक को पूरा करने में उनकी पूरी मदद करेगी। इनके साथ साथ कई सारे और भी इस टूर पर जाने वाले हैं, लेकिन इनकी उम्र का तो वहाँ पर कोई भी नहीं होने वाला। तो उस टूर की कुछ कंडीशंस थी कि वहाँ पर इन्हें 9 से 10 घंटे डेली उस ट्रैक पर बिताने होंगे और 9 से 10 घंटे तो उन्हें चलना ही होगा, इसलिए उन्हें फिट रहना था। इसलिए इन तीनों की एक्सरसाइज वाली ट्रेनिंग शुरू होती है और ये तीनों मेहनत करना शुरू कर देते हैं। आखिर में इन सभी की मेडिकल रिपोर्ट को भी चेक किया जाता है, जो कि सभी की नॉर्मल थी सिवाय अमित की। अमित की छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, जो कि फिलहाल तो हमें नहीं बताएगी। जिसके बाद ये सभी लोग टूर पर निकल जाते हैं। तो प्लान के मुताबिक वो लोग नेपाल निकलते हैं और उनका प्लान ये था कि सबसे पहले वो सवाना को उसकी बेटी हीवा के घर छोड़ेंगे, जो कि कानपुर में रहते हैं। जिसके बाद कानपुर से निकलने के बाद वो सीधा नेपाल जाएंगे और अपना टूर वाला ट्रैकिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर इन लोगों ने सवाना से बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था कि वो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ये लोग सवाना को बता देते कि ये लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं तो सवाना उन्हें जाने ही नहीं देती। अब जब वो लोग हीवा के घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। दरअसल इन्होंने हीवा को सरप्राइज दे दिया था और उन्हें ये नहीं मालूम था कि हीवा का अगले दिन जन्मदिन है और हीवा ने अपने घर पर पार्टी रखी है जिसमें कि उसके सारे दोस्त आने वाले हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में इन सभी का यहाँ पर रुकना थोड़ा सा ऑड हो सकता है। इसलिए ये सभी लोग फैसला करते हैं और हीवा के घर से रात में ही चले जाते हैं। जिसके बाद प्लान में थोड़े चेंजेस थे। सबसे पहले अब इन्हें ओम के घर यानी कि गोरखपुर जाना था, जहाँ पर उसकी हवेली थी। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद सवाना की रिटर्न टिकट कराने के बाद ये लोग नेपाल चले जाएंगे। और जब ये रास्ते में होते हैं तो जावेद के पास जिस कार से वो जा रहे हैं उसी ट्रेवल एजेंसी का कॉल आता है और वो जावेद से कहते हैं कि गोरखपुर में एक पैसेंजर है और वो नेपाल जाना चाहता है और अगर वो नेपाल ले जाने में उसकी मदद करे तो वो पैसेंजर नेपाल जाने का आधा किराया वो खुद दे देगा। ये बात सुनने के बाद सभी लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाना को ये नहीं मालूम था कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जिसका कि नाम माला होता है। माला की जैसे ही एंट्री होती है तो सवाना को माला से काफी जलन होने लगती है। जिसके बाद माला अपने बारे में कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि वो गोरखपुर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है और नेपाल जाने दरअसल उसके पति का सपना था। दरअसल उन्होंने मन्नत मांगी थी, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, इसलिए ये मन्नत उसे ही कंप्लीट करनी पड़ रही है। तो अब माला के आ जाने से सवाना को तो जलन हो ही रही थी, इसलिए वो वापस की टिकट कैंसिल करवा कर उनके साथ नेपाल जाने का डिसाइड करती है। लेकिन आखिर में ये लोग उसे किसी तरह से मनाते हैं और सवाना भी मान जाती है। जिसके बाद माला का एक राज खुलता है, क्योंकि माला के बैग के अंदर नेपाल जाने के पासेस और भूपेन की एक तस्वीर मिलती है। तो यहाँ पर माला उन्हें बताती है कि वो और भूपेन बचपन के दोस्त थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और माला वही लड़की है जिसके कारण भूपेन ने आज तक शादी नहीं की थी। साथ ही माला उन्हें बताती है कि भूपेन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए घर वालों ने माला की शादी भूपेन से नहीं करवाई और उनकी लव स्टोरी यहीं पर एंड हो गई थी। माला कहती है कि भूपेन के लिए वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए अब उसे मौका मिला है कि वो आखिरी ख्वाहिश में उनके साथ शामिल हो। जब ये सारी बातें माला बता रही होती है तो ये सारी बातें सवाना भी सुन लेती है और उसका दिमाग इस बात पर से खराब हो जाता है कि इन लोगों ने उसे माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए वो जावेद को जाने से साफ इनकार कर देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जावेद भी मान जाता है, लेकिन ओम और अमित इस सपने को पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जावेद भी इनके पास आ जाता है, क्योंकि सवाना को उसने अच्छे से समझा दिया था। सवाना भी ये समझती है कि भूपेन उनका लंगोटिया यार है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सवाना भी मान जाती है। इसलिए वो जावेद को यहाँ पर छोड़कर दिल्ली वापस चली जाती है। जिसके बाद इनकी ट्रैकिंग का पहला पड़ाव शुरू होता है और ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस टूर पे सारे के सारे लोग जवान हैं सिवाय इन चारों को छोड़कर। इसके बावजूद ये लोग हार नहीं मानते हैं और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैक का पहला दिन खत्म होता है और इन चारों की पहले दिन हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इतना उन्होंने कभी भी नहीं चला था। अब अगले दिन जब ये ट्रैकिंग पर जाते हैं तो जाने से पहले उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो कि मृत अवस्था में एक आदमी को ले जा रहे थे और पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को वो लोग लेकर जा रहे हैं वो भी यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आया था और जिसकी उम्र ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है
और ये बात सुनने के बाद ये चारों डर जाते हैं क्योंकि इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। इसलिए श्रद्धा यहाँ पर उन्हें किसी तरह से मनाने के लिए कोशिश करती है कि वो वापस चले जाएं, लेकिन ये चारों नहीं मानते हैं और अगले दिन ट्रैकिंग पर फिर से निकल जाते हैं। इनकी ट्रैकिंग ठीक ढंग से चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और यहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। और इसी तेज बारिश के बीच में इन्हें एक छोटा सा ब्रिज भी पार करना था जो कि काफी कमजोर था। यहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से अमित की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उसे उसकी प्रॉब्लम बता दी थी। साथ ही अमित को कुछ गोलियां भी दी थी जो कि गोलियां खत्म हो चुकी है। तो अब अमित को जब रूम में लाया जाता है और डॉक्टर जब अमित को चेक करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अमित को अल्जाइमर है और ये बात अमित ने सभी से छिपा कर रखी थी, इसलिए सभी लोग नाराज हो रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अमित अब ट्रैकिंग के लिए नहीं जा सकता, इसलिए श्रद्धा भी उन्हें वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन अमित इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला था क्योंकि उसे भूपेन का आखिरी वो सपना पूरा करना था और इस सपने को पूरा करने में उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो भूपेन के सपने को जरूर पूरा करेगा। अब रात में जब अमित की तबीयत थोड़ी सुधरती है तो वो इंस्टाग्राम पर लाइव आता है जिसके कि 10 मिलियन फॉलोवर्स है और वो अपने फॉलोवर्स से कहता है कि ये उसका लास्ट वीडियो है क्योंकि शायद अब वो वापस ना लौटे, लेकिन वो कुछ ऐसा करने जा रहा है कि उन सभी को उस पर प्राउड फील होगा। तो अमित के इस कॉन्फिडेंस को देखकर सभी लोग फिर से ट्रैकिंग के लिए राजी हो जाते हैं और अमित को भी साथ ले जाते हैं। अमित की तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी लेकिन उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा दी गई थी, इसलिए यहाँ पर अमित को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और आखिर में ये सभी लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा जो वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें अंदर से एक अलग तरह की खुशी भी महसूस होती है। जिसके बाद वो भूपेन के कलश को निकालते हैं और उसकी यहीं पर अस्थियों का विसर्जन करते हैं और उस विसर्जन को करते हुए ये सभी लोग बहुत ज्यादा सैड थे, लेकिन इस बात की खुशी ज्यादा थी कि उन्होंने भूपेन के सपने को पूरा किया और इस दोस्ती को सच्चे दिल से निभाया। तो दोस्तों, निर्माता निर्देशक सूरज बड़जात्या पूरे 7 सालों के बाद ऊंचाई के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ कहना अतिशोक्ति ना होगी कि उन्होंने राजश्री के पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ किसी भी समझौते को किए बगैर कहानी को रिलेवेंट बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक इस यात्रा के जरिए किरदारों के इंटरनल जर्नी को भी बिना किसी भाषणबाजी के फुल कॉन्फिडेंस के जरिए निभा ले जाते हैं। कहानी भले बुजुर्ग चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती है मगर उसके जरिए सूरज पीढ़ी की सोच और उनकी समस्याओं को भी उपेक्षित नहीं करते। माता पिता बच्चे अंतर पीढ़ीगत कलह को तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया जाता है। सूरज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जज्बाती पलों में जब आंखों से आंसू बहे तो साथ ही ऐसे लाइट मोमेंट्स भी आए जहां आप हंसे और मुस्कुराए बिना ना रह पाए। शास्त्रों में लिखा है कि हमारे पर्वत हमारे वेदों के प्रतीक है और ये तो हिमालय है। भले ही हम हिमालय के दर्शन ना कर सके पर हम ये ना भूले कि हमारे अंदर भी हिमालय की वो शक्ति है जिससे हम जीवन की हर ऊंचाई पार कर सकते हैं। जैसे संवाद दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। और फिर अगर फिल्म सूरज बड़जात्या की है तो फिल्म का खास होना तो तय है। उनकी सारी फिल्में अलग होती है, ये भी अलग ही है, लेकिन इसे प्रेम से बनाया गया है। एक एक सीन में आपको ईमानदारी दिखती है, एक एक सीन में आपको दिल को छूता है और आप ये दोस्ती महसूस करते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये फिल्म सिर्फ बुजुर्ग के लिए है, यंगस्टर को भी ये फिल्म अच्छा मैसेज देगी और पसंद भी आएगी। राजश्री की हर फिल्म की तरह इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल का है। अमित त्रिवेदी ने फिल्म का संगीत दिया है और फिल्म का हर एक गाना सिचुएशन पर फिट बैठता है और सबके बोल गजब के हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म बताती है कि अच्छी फिल्में बन सकती है, साफ सुथरे फिल्में बन सकती है और अगर ईमानदारी से फिल्म बनाई जाए तो कंटेंट नई ऊंचाई पर जा सकता है। जितनी खूबसूरती कहानी उतनी ही खूबसूरती उसका प्रोजेक्शन। रोड ट्रिप के दौरान लखनऊ आगरा गोरखपुर का मिजाज हो या पहाड़ी के शॉट या ट्रैकिंग के दौरान छोटे छोटे कैफे का मनोरम दृश्य, सिनेमेटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने हर फ्रेम को परफेक्ट शूट किया है। रिश्तों की अहमियत, दोस्ती का डेडिकेशन, जीवन के कुछ मूल ज्ञान को एंटरटेनमेंट के रूप में समझना है तो एक बार इस फिल्म को मौका दें। दावा है लंबी होने के बावजूद फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी बल्कि आपको खुशी ही देगी। ऊंचाई का एक बड़ा एक्स फैक्टर इसकी स्टार कास्ट भी है। मतलब 2022 चल रहा है, उभरते कई ऐसे कलाकार हैं जिनको स्क्रीन पर आप देखकर सीटियां भी बजाते हैं और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी करते हैं। लेकिन राजश्री ने किन पर भरोसा किया है? 3 लीजेंडरी अभिनेता पर जो अब लीड एक्टर के तौर पर तो कास्ट नहीं किए जाते हैं।
ये बदलाव फिल्म के फेवर में काम कर गया और अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर तक और बोमन ईरानी से डैनी तक, इन सभी को लंबे समय के बाद इतना स्क्रीन टाइम मिला है। विश्वास कीजिए किसी ने भी निराश नहीं किया है, थोड़ा भी नहीं। अमित जी अपने किरदार में ऐसे फिट बैठे हैं कि उनका हर एक इमोशन आप तक तुरंत पहुंचता है। अनुपम खेर की अदाकारी इतनी नेचुरल है कि आप अपना कोई दोस्त भी उनमें ढूंढ ही लेंगे। बोमन ईरानी की यारी में वो सच्चाई है जो आपके दिल को पिघला देगी। सारिका की बात करें तो उनका किरदार इस कहानी को अलग टच दे गया है। उनकी अदाकारी में ठहराव है और इस ठहराव में बहुत सुकून है। नीना गुप्ता की स्क्रीन प्रेजेंस भी आपको खुश करने वाली है। सिंपल सा किरदार है और उतनी ही सिंपल अदाकारी, और छोटे रोल में डैनी, परिणीति ने और बाकी कलाकारों का अच्छा सपोर्ट मिला है। सूरज बड़जात्या के निर्देशक के बारे में काफी कुछ लिखने का मन है। 2022 में कैसे रिलेवेंट रहा जाए, आज की ऑडियंस को कैसा खुश किया जाए, ये फार्मूला बड़जात्या ने ढूंढ निकाला है। उनको लेकर एक परसेप्शन है कि उनकी फिल्मों में ज्ञान की बातें बहुत होती है। इस बार भी है, कई मौके पर है, लेकिन जिस तरह से वो संदेश आप तक पहुंचेंगे, आप उसे ज्ञान से ज्यादा एक यादगार किस्से के तौर पर याद रखेंगे। फिल्म के टाइटल को भी एक बार नहीं, कई बार फिल्म में अलग अलग किरदारों के जरिए जस्टिफाई किया गया है। ये देखना अच्छा लगा है। और हाँ, फिल्म की हैप्पी एंडिंग भी हुई है। बड़जात्या की फिल्म में रोते हुए बाहर निकलना अलाउड नहीं रहता, ये परंपरा यहाँ भी जारी है। तो इसी परंपरा को जारी रखते हुए ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा देखने को मिले। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।